चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये थ्योरी दी थी 1904 में, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप था, क्योंकि इनकी थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो बेस फॉर्म करती है आगे आने वाली और भी बहुत सारी इंटेलिजेंस थ्योरीज का। इन्होंने कोरिलेशन एनालिसिस का बहुत अच्छा यूज किया था अपनी थ्योरी में, और फैक्टर एनालिसिस का। पहले क्या था कि कार्ल पियर्सन ने ये दो फैक्टर एनालिसिस कोरिलेशन डेवलप किए थे मेथड्स, लेकिन इसका इतना अच्छे से प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं कर पाया था। स्पीयरमैन ने ये दोनों मेथड जो थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी थ्योरी में यूज करे थे, और इन दोनों मेथड से उन्होंने अपनी जो थ्योरी बनाई थी, जो कि उस टाइम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी बहुत सालों तक मानी गई थी। काफी सारे दूसरे भी ऐसे रिसर्चर्स थे जो इस थ्योरी की बहुत तारीफ करते थे, जैसे गिलफोर्ड थे। वो भी बोलते थे कि इतने अच्छे तरीके से किसी ने भी फैक्टर एनालिसिस को यूज करके अभी तक नहीं दिखाया है, जैसे स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में इस चीज को यूज करके अपनी जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो बनाई है। स्पीयरमैन जो थे ना, वो बिने और साइमन की जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे ना, उसको बहुत ज़्यादा अपोज करते थे। वो ये नहीं मानते थे कि वो जो टेस्ट वो लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, जिसमें उन्होंने बच्चों को मेजर करने के लिए कि वीक कौन से हैं और स्मार्ट कौन से हैं, उसके लिए बनाया था। तो स्पीयरमैन कहते थे ये बिल्कुल ही गलत तरीका है टेस्ट करने का, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेस्ट में ना हम बिल्कुल भी ये नहीं देख सकते कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सारे टाइप की इंटेलिजेंस में कॉमन है। तो उसमें जर्नल फैक्टर के बारे में कोई चीज़ पता नहीं चल सकती, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों की जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है उसके बारे में भी नहीं जान सकते। तो उनके टेस्ट को इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बताया था, और उसके बाद इन्होंने अपनी जो थ्योरी बनाई उसमें इन्होंने जो दो चीज़ें मेन इंक्लूड करी थी, वो थी एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। तो इनकी थ्योरी में जब भी आप देखोगे आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा, जिसमें आपको जी और एस लिखा हुआ मिलेगा ज़्यादातर। तो जी फैक्टर का इनका क्या मतलब था, एक ऐसी एबिलिटी जो हर चीज़ के लिए जनरली चाहिए होती है, और एस फैक्टर मतलब जो एक स्पेसिफिक होती है उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड। जैसे सपोज अगर कोई इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ता है, तो उसकी एक हर एक टाइप की मतलब सारे सब्जेक्ट्स में अगर वो अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो उसका जनरल फैक्टर उसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो उसका मैथमेटिकल टेस्ट भी इंग्लिश में होगा, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो इंग्लिश में आएंगी। उसका अगर हम साइंस का टेस्ट ले तो वो भी इंग्लिश में होगा। अगर हम उसका सोशल साइंस का टेस्ट लेंगे इंग्लिश में होगा। तो मतलब उसके स्पेसिफिक टेस्ट होंगे जो जो कि इन्होंने यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा हुआ है, ये अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट तो तभी वो कर पाएगा ना जब उसकी जर्नल फैक्टर जो उसके अंदर होगा वो इंग्लिश जो सब में कॉमन है। लेकिन अगर उसकी इंग्लिश की एबिलिटी बहुत पुअर होगी तो वो कैसे करेगा, ना वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व कर पाएगा ना साइकोलॉजी का, क्योंकि उसको इंग्लिश ही नहीं आती होगी ठीक से। तो यहाँ पे इंग्लिश ने जर्नल फैक्टर का काम किया है, जी का। ऐसे ही मतलब जैसे मैथमेटिकल जब आप मैथ्स करते हो तो उसमें भी आपको अलग अलग टॉपिक्स आते हैं ना, एवरेज निकालने के लिए आता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आता है, लेकिन उन सब में जनरल फैक्टर क्या होता है, कैलकुलेशन। तो जिसकी कैलकुलेशन ही क्लियर नहीं है वो अलग अलग स्पेसिफिक चीजें कैसे कर सकता है। तो इसी चीज को इन्होंने बोला जी फैक्टर और एस फैक्टर, और ये जो बड़ा जी आपको यहाँ कैपिटल जी नजर आ रहा है, ये वो फैक्टर है जो सारी चीजों में चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सपोज इन्होंने दो टेस्ट लिए अलग अलग, एक था ए एक था बी, यहाँ पे आपको ए बी जो नजर आ रहा लिखा हुआ है, ये दो अलग अलग टाइप की एबिलिटीज के टेस्ट हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने लिया पी और क्यू, इसमें कुछ कॉमन था इसमें कुछ कॉमन था, जिसको इन्होंने स्मॉल जी बोल दिया दोनों में। फिर इन्होंने ये देखा कि चारों ही टेस्ट में कोई एक चीज आ रही है जो चारों के लिए चाहिए, वो कॉमन है, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया कैपिटल जी। दैट मीन्स अगर किसी के अंदर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, स्पेसिफिक एबिलिटी है, तो वो उसको करने के लिए उसको एक बहुत ही बड़ी कॉमन जनरल एबिलिटी चाहिए, जिसको इन्होंने जी बोल दिया। जैसे मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही हमारी जितनी भी एबिलिटीज हैं उसमें हमें कुछ इस तरह की कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम वो चारों पांचों एबिलिटीज को कर पाते हैं। अब जैसे सपोज साइकोलॉजी का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। साइकोलॉजी में जी क्या है, मान लो साइकोलॉजी में अगर आपका साइकोलॉजिकल थ्योरीज का टेस्ट लिया जाए, अगर आपका स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग का टेस्ट लिया जाए, अगर इसमें आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई टेस्ट लिया जाए, और यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टेस्ट लिया जाए, तो ये तो हो गए स्पेसिफिक अलग अलग टेस्ट हो गए। लेकिन इन सब में कॉमन क्या हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी को लेकर जो बेसिक नॉलेज है वो क्लियर होनी चाहिए, चाहे आप उसमें स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हो, चाहे आप उसमें थ्योरीज की बात कर रहे हो, चाहे उसमें कोई भी चीज़ की आप बात कर रहे हो। एक नॉलेज जो कॉमन चाहिए यहाँ पे, जो जनरल फैक्टर चाहिए कि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग वाला एस्पेक्ट है, तभी आप साइकोलॉजी समझ पा रहे हो, क्योंकि आप क्रिटिकली चीज़ों को सोच लेते हो। तो इस तरीके से ये कैपिटल जी क्या हो गया, वो कॉमन फैक्टर हो गया, वो कॉमन इंटेलिजेंस या एबिलिटी हो गई जो आपको बाकी चीजें साइकोलॉजी में समझने के लिए चाहिए। तो स्पीयरमैन की थ्योरी इन्हीं दो फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करती है। तो ए और बी क्या है, वो दोनों टेस्ट हैं जिनको इन्होंने मेजर करने के लिए लिया है, और उसमें जो स्पेसिफिक एबिलिटीज है उनको इन्होंने एस ए और एस बी बोल दिया। ऐसे ही पी और क्यू भी वो दोनों टेस्ट हैं जो और दो अलग एबिलिटीज के लिए लिया था, उसमें भी कुछ कॉमन इनको मिला, तो दोनों में नाम इन्होंने जी और जी डैश दे दिया। फिर ये देखा गया कि चारों में ही कोई ना कोई एक चीज ऐसी कॉमन आ रही है, तो उसको इन्होंने कैपिटल जी बोल दिया। सो दिस इज व्हाट स्पीयरमैन जर्नल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर मीन्स। अब ये स्पीयरमैन कहते हैं कि जर्नल फैक्टर को हम मेंटल एनर्जी भी बोल सकते हैं। मेंटल एनर्जी मीन्स ये कॉमन एक ऐसी चीज है जो हम सबके अंदर कॉमन फैक्टर होता है जो हमारे बाकी सारी चीजों में हेल्प करता है।
तो पहले ये बोलते हैं कि टेस्ट जो भी हम लेते हैं साइकोलॉजी का, उसमें हमें ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है कि जो टेस्ट हम ले रहे हैं, उन सब में क्या चीज़ कॉमन निकल के आ रही है। हमारे जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो इस तरह के होने चाहिए, जो कि इन्होंने बोला साइमन के टेस्ट में नहीं था, कि उन टेस्ट में इतनी सारी आप एबिलिटीज़ डाल रहे हो, तो उसको पढ़ के समझ में ये आना चाहिए कि सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कॉमन है, और वो हमारा जर्नल इंटेलिजेंस है। तो इसलिए इन्होंने जर्नल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, और जर्नल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट हमें लाइफ में हर तरह की स्पेसिफिक एबिलिटी को दिखाने के लिए चाहिए होता है, जो हमारी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है। तो ये था इनका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने क्या किया था, दे एनालाइज इंटेलिजेंस बाय यूजिंग टेट्राड डिफरेंस। ये एक तरह की मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, टेट्राड डिफरेंस, जिसका टेबल आपको यहाँ दिख रहा है। इसमें क्या करते हैं, चार चीजों को लेते हैं और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज इन्होंने दो टेस्ट लिए थे, ए बी और पी क्यू, इन्होंने उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है। ऐसे ही इन्होंने जितने भी इनके जो कोरिलेशन निकाले थे, एनालॉजीज, कंप्लीशन, ये अलग अलग चीजें ली थी, इन सबका टेट्राड एनालिसिस किया था। टेट्राड एनालिसिस को हम डिनोट करते हैं एफ से, और जनरली अगर दोनों चीजों में ज्यादा फर्क ना हो तो इसकी वैल्यू आती है 0। तो इससे ये पता चल जाता है कि दोनों चीजें आपस में कितनी सिमिलर हैं और कितनी डिफरेंट है। अगर तो कोई वैल्यू आती है यहाँ पे 0.12 जो भी आती है, तो डिफरेंस नजर आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस है। अगर वैल्यू नहीं आती है, निकल के 0 आता है, जो कि आना चाहिए, तो सिमिलर है। तो ये टेट्राड एनालिसिस जो है वो यूज किया था इन्होंने अपने एनालिसिस के लिए। तो ये था मेन जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में। तो यहाँ पे इन्होंने एक जो पिक्चर दिखाई हुई है, जी मतलब कि ये वो वाला फैक्टर है जो बहुत सारे अलग अलग इंटेलिजेंस के लिए रिक्वायर्ड है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नहीं भी रिक्वायर्ड है। सपोज जो मैंने इंग्लिश का एग्जांपल लिया, कि कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको अपने सब्जेक्ट्स, जैसे मैथ के लिए इंग्लिश थोड़ी सी चाहिए, उसको करनी है, लेकिन अगर वो इंग्लिश का पेपर दे रहा है तो उसको पूरी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की। वो अगर साइंस का पेपर दे रहा है तो उसको पूरी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की। मान लो सपोज अगर बात होती है हिंदी का, उसका एग्जाम है, तो इससे कॉमन कुछ नहीं है ना हिंदी और इंग्लिश में, तो ये वाला एक अलग हो गया टोटली। तो ये वाली एबिलिटी, हिंदी आने वाली एबिलिटी इंग्लिश एबिलिटी से कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। तो यहाँ पे ये जी फैक्टर के ऊपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें और इस वाली एबिलिटी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही सपोज अगर कोई बच्चा फ्रेंच का पेपर भी देता है, फ्रेंच लैंग्वेज भी समझ रहा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसको फ्रेंच का पेपर देना है, तो फ्रेंच और इंग्लिश में बहुत ही कम ऐसी सिमिलैरिटी है। मतलब थोड़ा बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की ताकि फ्रेंच आ जाए, बहुत कम, ना भी आता हो तो चलेगा। तो इसलिए इन दोनों में सिमिलैरिटी जस्ट उसको टच कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी एबिलिटी है, कैपिटल जी, जो हमें बहुत सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज में चाहिए होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जिसमें नहीं भी हो तो काम चल जाता है। तो जी फैक्टर जनरल फैक्टर हो गया, एस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। So, intercorrelation matrices prepared by Spearman and his students showed some test had something common beside G factor. तो उनके जो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट थे उनमें यही निकल के आया था कि कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं सब में, जिनको इन्होंने जी फैक्टर नाम दिया था, और कुछ ओवरलैपिंग चीजें हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे इन्होंने डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है कि क्या क्या चीजें ओवरलैपिंग है। अब जैसे ये दोनों आपस में भी ओवरलैपिंग है, ये अगर आपको पर्टिकुलर ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये आपस में भी ओवरलैपिंग है, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये उसकी दो ऐसी स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं जो दोनों आपस में भी ओवरलैप हो रही हो, उन दोनों में भी कुछ चीज कॉमन चाहिए हो। तो ये यहाँ पे ओवरलैप हो रही है, जिसमें ये वाली नॉलेज तो चाहिए, साथ में एक दूसरे की नॉलेज होना भी जरूरी है। तो इस टाइप की एबिलिटीज को इन्होंने अपने उसमें देखा था, जो इन्होंने टेस्ट लिए थे इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें ये सारी चीजें निकल के आई थी। तो ये होता है इनका कॉमन फैक्टर या जी फैक्टर। तो जो फैक्टर्स थे जैसे वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इस टाइप की चीजें हो गई। तो जैसे मैंने बोला वर्बल एबिलिटी, तो वर्बल एबिलिटी उसको कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी की उसको कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती होगी, मेंटल स्पीड की उसको कहाँ जरूरत पड़ती होगी, कौन कौन से काम ऐसे होंगे जिसमें मेंटल स्पीड की जरूरत पड़ती होगी। या अटेंशन हो गया, अटेंशन एक ऐसा जी फैक्टर है जिसको उसको हर सब्जेक्ट के लिए जरूरत पड़ेगी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को। इमेजिनेशन ऐसा फैक्टर है जो अगर वो जैसे अगर उसने कोई आर्ट की क्लास ज्वाइन कर रखी है तो उसमें इस फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे इन्होंने निकाले थे फैक्टर्स। तो स्पीयरमैन की थ्योरी में बेसिकली ये है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप करे गए थे जी फैक्टर से रिलेटेड, वो बहुत ही एक अलग सी चीज थी, जो अभी मतलब बाद की थ्योरीज में भी यूज करी गई थी ये सारी चीजें। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का बहुत अच्छा यूज करा हुआ है, जो कि बहुत ही एक तरीके से एग्जांपल था आने वाली थ्योरीज के लिए। इन्होंने कोरिलेशन एनालिसिस का यूज किया था इसमें, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बन के आई थी इनकी। और स्पीयरमैन के वर्क ने एस्टैब्लिश कर दिया था, एक तरीके से ट्रेडिशन बना दिया था कि किस तरीके से हमें ह्यूमन एबिलिटीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब इनका क्रिटिकल अप्रेजल क्या है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एस फैक्टर है और जी फैक्टर है, टू फैक्टर्स हैं। So, criticism were leveled against formulation of the two-factor theory. One of the standard criticism of the factor analytic approach is that it was purely psychometric. तो इन्होंने बोला कि इनकी थ्योरी ना बहुत साइकोमेट्रिक टाइप की है, जैसे हम लोग साइकोमेट्री सोशियोमेट्री करते हैं जिसमें हम कॉमन कॉमन रिलेशनशिप निकालते हैं, वैसे कह रहे हैं कि इनकी साइकोमेट्रिक के ऊपर है पूरी की पूरी थ्योरी। इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी हुई है, सिर्फ उन्होंने कॉमन फैक्टर के बेस में कि जो चीजें कॉमन है वो जी हो गया, जो नहीं है वो एस हो गया। तो ये साइकोमेट्री का इन्होंने यूज किया हुआ है। एंड
इसको मतलब ये एक इसका क्रिटिसिज्म था। और इसमें और ये कह रहे हैं कि द स्पेयरमैन प्रपोज दैट इंटेलिजेंस डिपेंडेंट ऑन अ नंबर ऑफ क्वालिटेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निशन। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंटिंग ऑफ एनी करेक्टर टुगेदर विद एनी रिलेशन टेंड्स टू इवोक इमीडिएटली द नोइंग ऑफ कोरिलेटिव करेक्टर। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो भी इनकी इन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी बनाई है, उसमें इन्होंने बोला कि हमें बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक को रिलेशन की जरूरत पड़ रही है। तो किसी भी एक करेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए विद एनी रिलेशन टेंड्स टू इवोक इमीडिएटली नोइंग द कोरिलेटिव करेक्टर, मतलब हमें उसका को रिलेशन निकालेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे एक करेक्टर दूसरे करेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो एक दूसरे का रिलेशन बहुत ज्यादा है इनकी थ्योरी में। एक जो फैक्टर्स हैं उनका आपस में बहुत ज्यादा रिलेशन दिखाया इन्होंने। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टर्स इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लोगों में जो एबिलिटीज हो उसका दूसरी एक एबिलिटी का दूसरी एबिलिटी से कोई रिलेशन ना हो। Spearman also described 5 quantitative principles of cognition which are relevant to intelligence। तो ये इनके कुछ और प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए हुए हैं, कोनेटिव कंट्रोल, फटीग, मेंटल एनर्जी, प्राइमोडल पोटेंसीज, रिटेंटिविटी, जो ये बोल रहे हैं कि हम आगे पेज 192 पे डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं हम थॉर्नडाइक्स की थ्योरी पे। थॉर्नडाइक की थ्योरी जो है, ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द इंटर कोरिलेशन। इन्होंने भी बोला था कि जो स्पीयरमैन ने जैसे आपस में इंटर कोरिलेट करके थ्योरी बनाई है, ऐसे इन्होंने भी इंटर कोरिलेशन को माना था। बट इनकी थ्योरी में 2 से ज्यादा फैक्टर थे, इसको हम मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। सो ही ऑब्जेक्टेड वेरी स्ट्रांगली टू द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सच एज जर्नल इंटेलिजेंस। एक चीज इन्होंने स्पीयरमैन की ऑब्जेक्ट करी थी कि जर्नल इंटेलिजेंस टाइप की कोई चीज नहीं होती है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबके जर्नल, जो मतलब सब में कॉमन होना जरूरी है, ये बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ वन काइंड ऑफ फैक्टर ही मेंटेन दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेपरेट। तो इन्होंने कहा कि स्पेसिफिक हो सकते हैं अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई जर्नल फैक्टर हो। तो थॉर्नडाइक जो है इस जर्नल फैक्टर के अगेंस्ट थे। He argued that instead of generality of intelligence, communality in the act of people to perform intelligently needed to be looked into. According to Thorndike, the common element does not reside in the individual but in the nature of task. अभी कह रहे हैं, मान लो सपोज वो जी फैक्टर की जो बात हो रही है कि मान लो कोई ऐसी चीज है जो सब में कॉमन है। सपोज मैंने बोला कि वो इंग्लिश लैंग्वेज सब में कॉमन है, तो कह रहे हैं वो लोगों की एबिलिटी नहीं है, वो उस पर्टिकुलर टास्क की कॉमनैलिटी है। मतलब जो काम वो कर रहे हैं वो उसमें जर्नल है, ना कि लोगों की इंटेलिजेंस में वो गिना जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो भी कॉमन चीज है वो लोगों में नहीं है, वो नेचर ऑफ टास्क के अंदर है। लोगों की एबिलिटी अपनी अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे परफॉर्म करते हैं, वो अपनी डिफिकल्टीज अपने तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन दे ऑल्सो डिफर इन द रेंज एंड नंबर ऑफ टास्क। कितना देर तक वो कितनी डिफिकल्टी लेवल तक वो उस टास्क को कर पाएंगे और कितने टास्क वो कर पाएंगे, ये सब चीजों से भी फर्क पड़ता है। So people differ in their ability to perform any specific act in terms of level of difficulty they can manage. They also differ in the range or the number of tasks. तो ये थॉर्नडाइक का मेन था कि लोगों की अपनी खुद की एबिलिटीज होती हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो सब में जनरल है या कॉमन है। वो सबका अपना अपना लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैनेज करने का तरीका है, और कितने टास्क वो कर सकते हैं वो भी सबकी अपनी अपनी एबिलिटी में आता है। Thorndike intelligence was more like a series of skills or talents, and several other many tasks might call for the same kind of ability. According to him, the correlation between various tests are the result of the fact that tests have features in common with each other, even though they are called measures of different aspect. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है ना, वो एक तरीके से स्किल या टैलेंट की तरह है। और स्किल जो है वो जैसे हमारे अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्किल है तो उससे हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। किसी के अंदर जैसे स्पीकिंग स्किल्स हैं अच्छे, तो वो स्पीकिंग स्किल्स का यूज करके डिबेट में भी, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो टीचिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो एज अ पॉलिटिशियन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो एक टैलेंट की तरह है, जिससे वो कई सारे काम कर सकता है उसी सेम एबिलिटी के साथ। और जो हम टेस्ट लेते हैं, जो भी हम किसी का टेस्ट लेते हैं ये सारी चीजें चेक करने के लिए, वो इसमें वो क्यों कॉमन नजर आता है, क्योंकि हमने जो टेस्ट में जो भी पूछा हुआ है, जो भी हम मेजर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीजें उसमें डली हुई है जिसमें कुछ ना कुछ हमने कॉमन पूछा हुआ है, तो इसलिए उसमें वो कॉमन फैक्टर नजर आता है। तो थॉर्नडाइक्स कंटेंटेशन दैट देयर इज नो जनरल इंटेलिजेंस बट वेरी स्पेसिफिक एक्ट्स। तो मेनली ये बार बार यही बोल रहे हैं कि कोई भी जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है, स्पेसिफिक सबके एक्ट्स होते हैं और उसमें उनके स्किल्स होते हैं जो काम आते हैं। However, does not hold water in view of the fact that some tasks have so many elements in common that is desirable to classify them. तो इन्होंने कॉमन वाली चीज को टोटली रिजेक्ट कर दिया था, कोई भी चीज कॉमन नहीं होती है। थॉर्नडाइक हैज क्लासिफाइड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इनटू ब्रॉड 3 टाइप्स। तो इनके अकॉर्डिंग जो मल्टी फैक्टर की बात हो रही है, जो इन्होंने दिए थे वो ये 3 दिए थे। एक तो सोशल इंटेलिजेंस दी थी, किस तरीके से हम अपने सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, कैसे हम अपने लोगों के बीच में किस तरीके से हम अपने आप को कंडक्ट करते हैं। इन्होंने कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोला था, जिसको मैकेनिकल भी बोला जा सकता है, जैसे चीजों के साथ किस तरीके से चीजों को यूज करना है, कैसे पजल्स वगैरह सॉल्व करनी, इस टाइप की इंटेलिजेंस हो गई। और फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मतलब हम कितना इमेजिन कर सकते हैं, कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं। तो इन्होंने 3 टाइप की इंटेलिजेंस बोली थी। हाउएवर दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ टास्क, नॉट एन एनालिसिस ऑफ मेंटल ऑर्गन। बस इन्होंने यहाँ पे एक चीज दोबारा रिपीट की कि ये जो 3 चीजें मैंने बताई है, ये ऐसा नहीं है कि ये 3 अलग अलग मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की, ये सिर्फ 3 अलग अलग टाइप के टास्क हैं जिसको करने के लिए उनके अंदर कुछ स्किल होना चाहिए, कोई एबिलिटी होनी चाहिए। तो मतलब ये स्पीयरमैन की थ्योरी के बिल्कुल ही उल्टा बोल रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी जनरल फैक्टर नहीं होता जो तीनों में चाहिए होगा या बाकी टास्क में चाहिए होगा। सारे अलग अलग स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, बस हमारी एक कॉमन टैलेंट या कॉमन एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम वो सारे काम कर पाते हैं। तो इंडिपेंडेंटली है सारे, मतलब एक दूसरे से कोई कोई इंटरडिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, कहने का मतलब इनका ये है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम थॉमसन की थ्योरी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।